गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 26 दिसंबर के द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। और टॉपिक्स डिस्कस करने से पहले आज एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था और शुरुआती दौर से कुछ इस तरीके के मैसेजेस आते हैं, तो मुझे लगा कि इसके कंसर्निंग एक जो स्टोरी है उसके थ्रू मुझे आपको एक्सप्लेन करके ये चीज़ बतानी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि उन्होंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, कुछ के ऐसे आते हैं कि 4 अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स वो दे चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रीलिम्स भी उनका क्रैक नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। जब मैंने अपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट दिए थे, प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ था और थर्ड अटेम्प्ट में तीनों चीज़ें एक ही साथ में मैंने क्रैक करी थी। नाउ आई वांट टू गिव यू द स्टोरी ऑफ चाइनीज बैम्बू, जो कि शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। और ये जो है पर्टिकुलर स्टोरी आपको एनकरेज करने वाली है अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि मैं जानता हूं जब 3 4 5 अटेम्प्ट्स तक सफलता नहीं मिलती है, प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं होता है, कहीं ना कहीं डिस्करेजमेंट जो है वो होनी शुरू हो जाती है। क्या आपको पता है कि चाइनीज बैम्बू जो होता है, इसको पूरे तरीके से उगाने के लिए 5 साल तक का भी टाइम लग सकता है। होता क्या है, आप इसको जमीन में डालते हैं और शुरू के 4.5 साल तक आप इसको कॉन्टिन्यूसली पानी देते रहते हैं, इसकी खुराक देते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये इसका साइज जो है बहुत ही ज्यादा छोटा रहता है। ठीक है, ऐसे लगता है कि शायद ये जमीन से बिल्कुल इतना सा ही बाहर निकलेगा और इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं पाएगा इसका। लेकिन आखिरी के 6 महीनों के अंदर इसकी ग्रोथ जो है वो 80 फीट तक हो जाती है। ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये 80 फीट का जो चाइनीज बैम्बू है, इसको इतनी ऊंचाई तक जाने के लिए क्या सिर्फ 6 महीने का टाइम लगा? नहीं, द आंसर इज पूरा 5 साल का टाइम लगा। क्योंकि दिखने में तो ये बेशक से लगता है कि 4.5 साल तक तो ये जमीन से बाहर ही नहीं निकल रहा था, लेकिन आखिरी के 6 महीनों में 80 फीट गया, तो आखिरी के 6 महीने जो थे जिसमें इसने ग्रोथ दिखाई है। बट ऐसा नहीं है, शुरू के 4.5 साल तक ये जमीन के नीचे काम कर रहा था, जमीन के नीचे अपनी जड़ों को स्ट्रोंग कर रहा था, जड़ों को अच्छे से पकड़ दे रहा था, ताकि जब आखिरी साल में, आखिरी के 6 महीनों में जब इसे 80 फीट तक जाना पड़ेगा, उस पूरे वेट को और उस पूरी लेंथ को सपोर्ट करने के लिए नीचे उसकी फाउंडेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट? वही चीज होता है काफी सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, कि शुरुआती दौर में 3 4 5 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं हो पाता है और फिर ऐसे हम डाउट करने लग जाते हैं अपने आप को। बट बिलीव मी माय फ्रेंड्स, यू ऑल आर द चाइनीज बैम्बूज। तो इसी वजह से अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा अपकमिंग अटेम्प्ट ऐसा होगा जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आपका एक ही बार में निकल जाएगा। बट द ओनली कंडीशन इज कि क्या आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं, क्या रेगुलर बेसिस पे आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे जो आपके असाइनमेंट्स है वो कर रहे हैं। अगर आप उसे करते रहते हैं, देन बिलीव मी, अटेम्प्ट इज कमिंग बिफोर यू, जिसमें आपकी तीनों चीजें एक ही बारी में क्रैक होने वाली है। ठीक है, कभी भी इस चीज को लेकर डिस्करेज मत होइएगा कि मेरे 4 अटेम्प्ट्स हो गए, मैंने प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं किया तो आई एम गुड फॉर नथिंग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू आर अ चाइनीज बैम्बू, ऑलवेज रिमेंबर दैट। 4 अटेम्प्ट्स में कुछ भी नहीं हो पाया, दैट डजंट मीन कि 5वें अटेम्प्ट में आपका टॉप 10 के अंदर रैंक नहीं आ सकता। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस, आई एम वन ऑफ द इंस्टेंसेस। मेरे से पहले भी और मेरे बाद भी काफी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें इंडिविजुअल के 4 5 6 अटेम्प्ट तक प्रीलिम्स भी नहीं निकला, एंड देन इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने एक ही बारी में एग्जाम को क्रैक भी किया और एक अच्छा रैंक भी हासिल किया। सो आपसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि डिस्करेज मत होइए इस चीज को लेके, अपने ऊपर काम करते रहिए और अपनी जड़ों को मजबूत करते रहिए, जैसे कि चाइनीज बैम्बू के केस में देखा जाता है। चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं। सो टॉपिक्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन एलिफेंट के बारे में देखेंगे, ई सेवा केंद्र के बारे में डिस्कशन करेंगे, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट न्यूज में दिया गया था इसके बारे में जानेंगे, स्वच्छता अभियान को डिस्कस करते हुए शाहीन 9 क्या है इसके बारे में देखेंगे, देन सोकर बेसिन न्यूज में मेंशन किया हुआ था, इसको डिस्कशन करेंगे। इसके बाद 3D प्रिंटर को लेके एक क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज को डिस्कस करते हुए एक एमसीक्यू जोमी ट्राइब के ऊपर है। फाइनली एंटार्क्टिका के ऊपर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे आज का लेक्चर होने वाला था 26 का हमने शेड्यूल किया था, वो 30th को शिफ्ट कर दिया गया, तो 30th को हम ये लेक्चर करेंगे। तो आप इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपका कोई भी डाउट होता है, चाहे आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को लेकर हो, किसी भी चीज को लेकर डाउट है, जैसे कि आप लोगों ने मुझे भेजा था ये, और कॉन्टिन्यूसली इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे थे कि सर मेरा 3 बार 4 बार मैंने अटेम्प्ट दिया है लेकिन प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना चाहिए? कुछ भी आपका मैसेज एग्जाम रिलेटेड है तो आप @prince_luthra पे टेलीग्राम कर सकते हैं। अभी न्यू मेंबर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनको वेलकम कर लेते हैं, जिन्होंने वेरियस वीडियो सीरीज ज्वाइन करी है। तो ध्रुव खंडेलवाल, अतुल पटेल, अमीशा, अनुदीप, सोनू तिवारी, भूमिका सिंह एंड मून वॉकर ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया। सो वेलकम टू द न्यू मेंबर्स। आई होप आपने जो भी सीरीज ज्वाइन करी है, जो भी वीडियो सीरीज ज्वाइन करी है, उसे आप अच्छे से देखेंगे, वीडियोस को समझेंगे और उसके साथ साथ दिए गए जो क्विजेज है उसको भी अटेम्प्ट जरूर करेंगे।
और आप जानते हैं कि आपका क्रिसमस और न्यू ईयर का जो 50% डिस्काउंट चल रहा है जिसमें आप 2021 कूपन को यूज कर सकते हैं, इसको जरूर यूज करें बिकॉज जनवरी 2021 से जो प्राइजेस हैं वेरियस वीडियो कोर्सेज के वो इंक्रीज होने वाले हैं। सो आप कोशिश करें कि उससे पहले ही इसे सब्सक्राइब कर लें और जो आपका 50% डिस्काउंट का 2021 का कूपन है इसे जरूर इस्तेमाल कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मार्किंग स्कीम जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए बता देते हैं कि यहां पर 6 क्वेश्चन आपको मिनिमम करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन, और लेस देन 6 अगर आपके करेक्ट होते हैं तो आप इसे दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं और तब तक आपको प्रैक्टिस करना है जब तक कि आप अपर ब्रैकेट्स में आते नहीं हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज वन ऑफ द 3 एक्सटेंट रिकॉग्नाइज्ड सबस्पीसीज ऑफ द एशियन एलिफेंट एंड नेटिव टू मेनलैंड एशिया। तो जो 3 स्पीसीज हैं, सब स्पीसीज है, उसमें से इंडियन एलिफेंट जो है एक स्पीसीज है इसकी। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंदर ये एंडेंजर्ड में आते हैं, इनका स्टेटस बताया हुआ है। एंड द वाइल्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज बाय 50% सिंस 1930। 1930 से बात करी जाए जो वाइल्ड पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है, वो 50% तक इनकी इंक्रीज हो चुकी है। देखिए रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अंदर एक विलेज के अंदर 17 वाइल्ड एलिफेंट्स जो थे वो घुस गए थे और उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे तबाही मचाई। और वैसे भी आप हाथियों के केस में सुनते हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी रहता है। बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को लेके उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, यहां पर हिदायतें दी थी कि काफी सारे जो एलिफेंट्स होते थे वो ट्रेन के नीचे आने से, ट्रेन के साथ कोल्यूजन होने से कट जाते थे। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया था और अभी रिसेंटली जो केस देखा गया वो आंध्र प्रदेश में देखा गया और इस वजह से न्यूज के बारे में हमने जिक्र किया था। तो सोचे क्या आंसर होगा। चलिए तो यहाँ पे यस इंडियन एलिफेंट जो है 3 सब स्पीसीज जो है इंडियन एलिफेंट एशियन एलिफेंट्स के अंदर आती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। अगर आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है और अगर हम 1930 से कंपेयर करें आज की पॉपुलेशन को तो जो हाथियों की संख्या है उसमें 50% की गिरावट आई है। ठीक है, सो 50% डिक्लाइन जो है वो यहाँ पर देखा गया, इस वजह से तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। तो ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आपसे मेंस के अंदर भी पूछा जा सकता है, तो वो उसमें आपको वेरियस हाथी हो शेर हो उनके बारे में मेंशन करना पड़ेगा और ये इंसिडेंसेस जो है वो भी मेंशन करने पड़ेंगे। चलिए तो यहाँ पे एलिफेंट रेंजेस दे रखे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन एलिफेंट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं एंड देन अफ्रीकन एलिफेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि ई सेवा केंद्र को लेकर है। पूछा गया ई सेवा केंद्र को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है दे हैव बीन क्रिएटेड इन द हाई कोर्ट्स एंड 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच स्टेट। तो ये हाई कोर्ट के अंदर बनाए गए हैं ई सेवा केंद्र और 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, हर स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ये बनाए गए हैं। दे आर डेडिकेटेड टू सर्व एज वन स्टॉप सेंटर फॉर ऑल लीगल एड एंड असिस्टेंस फॉर कॉमन लिटिगेंट्स एंड एडवोकेट्स। तो एक तरीके से वन स्टॉप सेंटर के तौर पर इन्हें बनाया गया है और वहां पर सारी जो लीगल सहायता होती है वो प्रोवाइड कराई जाएगी कॉमन लिटिगेंट्स को भी और एडवोकेट्स को भी। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा के अंदर ई सेवा केंद्र जो था इसको इनॉग्रेट किया, इस वजह से ई सेवा केंद्र के बारे में जिक्र किया हुआ था। सो दे हैव बीन क्रिएटेड इन द हाई कोर्ट्स, बिल्कुल ठीक है, और 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ई स्टेट, हर राज्य के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर इन्हें बनाया गया है। ये वन स्टॉप सेंटर के तौर पर काम करते हैं जहां पे कॉमन लिटिगेंट्स जो होते हैं, आपके मेरे जैसे लोग जो होते हैं, उनको लीगल सहायता प्रोवाइड करी जाती है और साथ में जो एडवोकेट्स होते हैं उनको भी इसके अंदर सहायता मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। ई सेवा केंद्र हैव बीन क्रिएटेड इन द हाई कोर्ट एंड इन 1 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन ईच स्टेट। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में पूछ रहा है। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले जो हमने अनअकैडमी के ऊपर क्वेश्चन किए थे तो वहां पे मैंने आपसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कशन किया था। यहां पर पूछा गया कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट इस स्कीम को लेकर कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है दीज स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप दी जाती हैं ये इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए और अब्रॉड के अंदर पढ़ने के लिए दी जाती हैं। द फोकस ऑफ द स्कीम इज ऑन एनरोलिंग द पुअरेस्ट स्टूडेंट्स एंड टाइमली पेमेंट्स। तो यहाँ पे फोकस क्या है स्कीम का कि जो पुअरेस्ट स्टूडेंट, जो गरीब बच्चे हैं, उनका एनरोलमेंट जो है वो इसमें इंक्रीज कराया जाए। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। सोचिए इसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए पहले इस स्कीम के अंदर 11,000 करोड़ का जो एड था, जो हेल्प थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जो था 11,000 करोड़ के आसपास था। अभी इसे 5 गुना तक बढ़ा दिया गया है और अराउंड 59,000 करोड़ जो है वो अभी रिसेंटली अप्रूव किया गया ताकि हायर एजुकेशन के अंदर, देखिए
पोस्ट मैट्रिक का क्या मतलब है, मैट्रिक के बाद, मैट्रिक का जो स्टैंडर्ड होता है उसके बाद, मतलब हायर एजुकेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर बढ़ाई जाए, इसकी वजह से इस स्कीम को लाया गया है। सो स्कॉलरशिप जो अवेलेबल होगी इंडिया और अब्रॉड दोनों के लिए होगी, तो नहीं, इंडिया ओनली। तो स्कॉलरशिप जो दी जाएगी वो भारत के अंदर ही स्टडीज के लिए आपको दी जाएगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। फोकस क्या है, फोकस यही है कि जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो देखा गया कि शेड्यूल कास्ट के अंदर हायर स्टडीज के अंदर कम है और उसको इंक्रीज करना है। तो इस तरीके का एक इंपीटस जो है, इस तरीके का सपोर्ट और प्रमोशन जो है वो यहां पर करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहां पर करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इट्स अ सेंट्रली सेक्टर स्कीम, नहीं, इट्स अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीसरी स्टेटमेंट इस वजह से गलत हो जाती है क्योंकि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंप्लीमेंट करने में इसे हेल्प कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। रिसेंटली जो ये अभी अप्रूवल दिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हम सीसीईए कहते हैं, उन्होंने कुछ चेंजेस जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं उनके लिए किया है, और उसका कुछ यहां पे आप इंफोग्राफिक भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि स्वच्छता अभियान के बारे में पूछ रहा है। स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा लॉन्च करी गई है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा? सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसे लॉन्च किया है, और इसके अंदर जियो टैगिंग भी करी जाएगी, जियो टैगिंग ऑफ इन सैनिटरी लैट्रिन्स एंड मैनुअल स्क्वेंचर्स। तो ये जो एप्लीकेशन आइडेंटिफाई करेगी और जियो टैग करेगी इन सैनिटरी लैट्रिन्स को, ताकि उसके ऊपर स्टेप लिया जा सके मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है, और ये जो इन सैनिटरी लैट्रिन्स होती हैं इनको एलिमिनेट किया जा सके। तो यहाँ पे जियो टैगिंग इसके थ्रू करी जाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट ये इसका एक फीचर है एप्लीकेशन का, ध्यान रखिएगा, स्वच्छता अभियान मोबाइल एप्लीकेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब मैं ये चीजें देखिए, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से मत पढ़िएगा, प्रीलिम्स प्लस सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से भी मत पढ़िएगा। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इसके बाद जब मेरी पोस्टिंग होती है तो मुझे इस एप्लीकेशन का कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, कैसे मैं देखूंगा कि मैनुअल स्क्वेंजिंग जो है और जियो टैगिंग जो हुई है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कुछ ऐसा जियो टैग हुआ है, तो वहां पर आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, इस तरीके से, इस माइंडसेट के साथ सोचिएगा, इस तरीके से एक सिविल सर्वेंट के माइंडसेट के साथ पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तो तैयारी होगी, बट बाद में जब पोस्टिंग होकर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो वहां पर भी लोगों को पता चलेगा कि आप ऐसा नहीं है सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करके आए, आपको अच्छी खासी नॉलेज है कि एक डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें हो रही है। हो सकता है लोगों को, वहां पर रहने वाले लोगों को, इवन एसडीएम को भी इस चीज के बारे में ना पता हो, बट व्हेन यू गो देयर एंड यू यूज योर नॉलेज, तो वो एक आपको यूनिक ऑफिसर बनाने में हेल्प करेगा। और आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे होंगे उनको भी ये पता चलेगा कि जो सर है और मैम है इनको बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, इनको चीजों के बारे में पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक्स पढ़कर एक एग्जाम क्रैक करके यहां पर आ गए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इनको काफी ज्यादा है, और वो इसी चीज से आपको लेना पड़ेगा। जो चीज बुक्स में पढ़ रहे हैं आप उसको सोचिएगा जरूर कि वंस आई गेट द पोस्टिंग तो मैं इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। चलिए, यहां पे हमारा आंसर क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, सो दीज आर द स्टेट्स, और यहीं पे इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर आप फर्दर पोस्टिंग लेंगे, और ये जो नंबर है वो आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। ऐप का यूज कहां किया जाएगा, जो आपकी इनसैनिटरी टॉयलेट्स हैं उनको सैनिटरी से रिप्लेस किया जाएगा, और मैनुअल स्क्वेंजिंग को कैसे रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट शाइन 9। शाइन 9 के बारे में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली कहती है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, हो सकता है अपने आप में पूरी सीरीज के अंदर ये 9th सच एक्सरसाइज है, और इसे हर साल कंडक्ट किया जाता है, और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो चाइना हैज रिसेंटली आस्क्ड इंडिया टू ऑब्जेक्टिवली व्यू द ऑनगोइंग मंथ लॉन्ग मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि चाइनीज और पाकिस्तानी के बीच में हो रही है। बेसिकली दोनों एयरफोर्सेज जो है, चाइना की एयरफोर्स और पाकिस्तान की एयरफोर्स, ये कंडक्ट करती हैं। और वैसे भी दोनों कंट्रीज की जो टेंशन है अभी इंडिया के साथ काफी चल रही हैं, तो इस वजह से वैसे भी इस एक्सरसाइज के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। मेंस के अंदर भी अगर ट्राइलेटरल रिलेशन के बारे में पूछा जाता है तो आप इसका मेंशन कर सकते हैं। शाइन 9, जिसको ईगल 9 भी कहा जाता है, एक्सरसाइज, इट इज एन एक्सरसाइज बिटवीन पाकिस्तान एयरफोर्स एंड पीएलए आर्मी एयरफोर्स। तो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका का इसमें जिक्र नहीं है। 9th इन द सीरीज है, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी, और इसे हर साल कंडक्ट किया जाता है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसके बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं इसे मेंशन जरूर करिएगा। चलिए,
चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। उससे पहले मैं आपको क्रैक यूपीएससी इन 200 डेज की सीरीज के बारे में बता देता हूँ। यू कैन नाउ सब्सक्राइब दिस सीरीज एट 50% डिस्काउंट, बिकॉज जो आपका न्यू ईयर डिस्काउंट है वो अभी चल रहा है। तो आप 2021 कूपन को यूज करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑन डेली बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ताकि एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे आपकी तैयारी हो सके, जिसमें आप प्रीलिम्स जो है उसके लिए एनसीईआरटीज भी कवर कर पाएं, जो आपकी बेसिक बुक्स है उसको भी कवर कर पाएं, और साथ में ही आपकी जो आंसर राइटिंग होती है उसको भी आप इंप्रूव कर पाएं, क्योंकि एवरीडे बेसिस पे ये सारे असाइनमेंट्स हों जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं देखने के लिए, जो करंट अफेयर्स को स्टैटिक पार्ट से रिलेट करते हैं। आपको इसके अंदर एवरीडे बेसिस पे क्विजेस जो होते हैं वो भी दिए जाते हैं, साथ में ही माइंड मैप्स जो होते हैं वो भी आपको रेलेवेंट टॉपिक्स को लेकर दिए जाते हैं, एंड फाइनली मेंस आंसर राइटिंग इसके अंदर रोज आपको एक असाइनमेंट दिया जाता है। सो यू कैन चेक दिस आउट ऑन exam.netmock.com पे या फिर netmock.com पे जाकर आप इसे देख सकते हैं, और आप इसे 2021 कूपन कोड को यूज करते हुए सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सोकर बेसिन कहां पर लोकेट करती है? क्या ये जेएनके में है, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, या फिर नन ऑफ द अबव? रिसेंटली सोकर बेसिन जो है न्यूज में थी, क्योंकि जो सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है इसको अभी रामसर साइट में एज अ 42nd रामसर साइट के तौर पे ऐड किया गया है, और अपने आप में जिस लोकेशन से ये आती है अपने आप में वहां से सेकंड वेटलैंड के तौर पे इसे ऐड किया गया है। फर्स्ट कौन सी है वो भी हम देखेंगे, खैर उसका आंसर आपसे मैं लूंगा, तो यहां पर पहले आंसर करिए इस चीज को, कॉमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करें। चलिए, सो आंसर हियर इज सी, लद्दाख। लद्दाख के अंदर है सोकर बेसिन, अभी मैप पे दिखाऊंगा आपको। दिस इज गोइंग टू बी द 42nd रामसर साइट, और लद्दाख से आने वाली ये सेकंड सच साइट है। पहली का नाम क्या है? जो फर्स्ट ऐसी साइट थी उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो, नहीं तो गूगल से सर्च भी कर सकते हैं। सो दिस इज सोकर। ये जो सोकर बेसिन है इट्स अ वेरी हाई एल्टीट्यूड, काफी ऊंचाई पर है, हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। और सोकर का मतलब होता है व्हाइट लेक, और इसे व्हाइट लेक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लेक के अंदर जो सोल्ट है, सोल्ट काफी ज्यादा होता है, तो जैसे ही यहाँ पे इवेपोरेशन होता है तो पीछे क्या बचता है? पीछे सोल्ट बचता है, और इसी वजह से इसका कलर भी जो है वो पूरा व्हाइट तरीके से, व्हाइट कलर की ये लगती है। सोकर बेसिन जो है ये A1 कैटेगरी में आती है, ठीक है, A1 कैटेगरी एज पर एज द इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया इज कंसर्न। तो बर्ड एरिया की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया माना जाता है, A1 कैटेगरी के अंदर आता है। साइट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरियाज, किसके लिए? ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए, ध्यान रखिएगा। तो काफी सारी चीजें इसके बारे में मैंने आपको बता दी। अगर इसको लेकर क्वेश्चन आता है, सोकर का मतलब क्या है, क्यों इसे व्हाइट लेक कहा जाता है, और यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे है, और A1 कैटेगरी के अंदर आता है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आप ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आपका ये आर्टिकल था, इसी वजह से हमने डिस्कस किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय अ 3D प्रिंटर? 3D प्रिंटर से क्या नहीं बनाया जा सकता? आपको हिंट दे देता हूं। अगर बात करी जाए आज के दिन में 3D प्रिंटर को कहा जाए तो इससे क्या नहीं बनाया जा सकता? बेसिकली ऑलमोस्ट हर चीज जो है अब धीरे धीरे 3D प्रिंटर के ऊपर बनाई जा सकती है। फर्स्ट है वेपन, सेकेंड है हाउस, थर्ड है एलईडी लैंप। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली द हिंदू के अंदर ये न्यूज थी, इनके फर्स्ट पेज पे ही थी कि 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया गया है 700 स्क्वायर फीट का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया गया है एक मिक्स से बनाया गया है, जिसके अंदर कॉन्क्रीट भी था और कुछ इंडिजिनस मिक्सचर भी इसके अंदर डाला गया था। तो हाउस ऑफ कोर्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी ये 700 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। वेपन्स के बारे में तो आपने मूवीज में भी देखा होगा, अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसमें 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके आजकल काफी सारी मूवीज में दिखाया जाता है कि किस तरीके से वेपन्स बनाए जाते हैं। एलईडी लैंप तो काफी ईजी चीज है, इवन अमेजोन पे भी आपको 3D प्रिंटर के द्वारा बनाए गए एलईडी लैंप्स अवेलेबल होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 3D प्रिंटर से आज क्या नहीं बनाया जा सकता। धीरे धीरे काफी सारी चीजें जो आप देख ही रहे हैं, वेपन से लेकर घर तक बनाया जा रहा है, तो बाकी बची ही क्या चीजें इसके अंदर। सो ध्यान रखिएगा, आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज। यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज को लेकर पूछा गया, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लिस्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग ब्रासिलिया डिक्लेरेशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज जो है, ये जो लिस्ट थी इसे एस्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग ब्रासिलिया डिक्लेरेशन, ताकि जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसको सेफगार्ड किया जा सके, हो सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किस चीज के लिए? कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, हमें अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है। कुंभ मेला जो है वो भी इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आता है, उसको शामिल किया हुआ है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली स्ट्रीट हॉकर कल्चर, स्ट्रीट
हॉकर कल्चर। ये कहाँ का है? ये सिंगापुर का है, जिसे कि अभी डेजिग्नेट किया गया है इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। तो ये जो चीज इंट्रोड्यूस करी गई है, इस वजह से एक नई एंट्री है इस लिस्ट के अंदर। तभी यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज के बारे में जिक्र किया हुआ था। हमारा जो कुंभ मेला है वो भी इसके अंदर आता है, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग कल्चरल डाइवर्सिटी इन द फेस ऑफ ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाती है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इस लिस्ट को एस्टैब्लिश किया गया था 2008 के अंदर, व्हेन कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज केम इनटू इफेक्ट। और रेफरेंस जो है ब्राजीलिया डिक्लेरेशन का जो दिया गया है यहाँ पर, वो बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो बिल्कुल ही गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। सिंगापुर का स्ट्रीट हॉकर कल्चर है क्या, वो देख लीजिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। चलते हैं अपनी जोमी ट्राइब के बारे में देखते हैं। पूछा कि जोमी ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट के अंदर जोमी ट्राइब मिलती है? उत्तराखंड, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। सोचिए। चलिए, तो आंसर हमारा है यहाँ पे मणिपुर। और रिसेंटली मणिपुर की जो जोमी एथनिक ग्रुप है, उन्होंने अपनी डिमांड को रिन्यू करते हुए कहा है कि वो एक ZTC जाते हैं। ZTC के जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, जैसे आपने सुना होगा बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है असम के अंदर, BTC, उसी की लाइन के ऊपर अब जोमी एथनिक ग्रुप जो है वो जोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चाहता है अंडर द 6th शेड्यूल। तो ये जो डिमांड थी पहले भी करी गई थी, लेकिन अभी दोबारा से इस डिमांड को रिन्यू किया गया है, इस वजह से ये मेंशन किया हो गया था। और एग्जाम के लिए जोमी ट्राइब और इसकी लोकेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको चाहिए जोमी ट्राइब के बारे में, तो वेबसाइट पे जाके देखिएगा netmock.com के ऊपर, जो इसके क्वेश्चन आंसर हम MCQs डालेंगे उसके अंदर और भी इससे ज्यादा जानकारी जो होगी वो अपलोड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अंटार्कटिका। अंटार्कटिक को लेकर पूछा है कि बताएं, 3 स्टेटमेंट दी है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विद नो परमानेंट पॉपुलेशन। तो अपने आप में अकेला ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट यहीं पे लोकेट करता है। एंड पोलर बेयर्स इज द बेस्ट नोन एनिमल इन दिस रीजन। पोलर बेयर जो है सबसे ज्यादा पहचाने वाले, जानने वाले एनिमल इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पाए जाते हैं। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली न्यूज में इस वजह से था क्योंकि अभी 36 लोग जो कि चिलियन नेशनैलिटी के हैं, चिली से बिलोंग करते हैं, और अंटार्कटिका के अंदर वेरियस जो रिसर्च स्टेशन हैं वहां पर रुके हुए थे। अभी पाया गया कि जो कोरोना वायरस है उनका संक्रमण जो है इन साइंटिस्ट के अंदर पाया गया है। फर्स्ट टाइम ऐसा है जो कि अंटार्कटिका के अंदर इस तरीके के कोरोना वायरस के केसेस जो वो पाए गए, इस वजह से अंटार्कटिका न्यूज में था। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विद नो परमानेंट पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिर्फ साइंटिस्ट ही रहते हैं वहां पर, और वो भी रिसर्च पर्पस के लिए। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर लैम्बर्ट जो है वो भी यहीं लोकेट करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन पोलर बेयर्स यहाँ पे नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं कहां पर? आर्कटिक के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आर्कटिक के बारे में, अंटार्कटिक के बारे में जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। चलते हैं यहां पर रिवीजन की तरफ, और 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए अब हम करेंगे 2 मिनट के अंदर क्विक एक्टिव रिवीजन, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप रेडी हो जाइए उसका आंसर करने के लिए। सबसे पहले आंसर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट पे नहीं भी कर पाते तो आंसर करने की कोशिश जो है जरूर करिएगा। बिकॉज जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं या कोई भी व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप उसका आंसर देने की जब एक एफर्ट करते हैं तो आपके जो ब्रेन सेल्स होते हैं ना वो फायर होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि जो चीज पूछी गई है उसका आंसर तलाश किया जाए। और वो जब इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। देखा जाए तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में भी ये होता है, यूपीएससी आपके सामने 100 क्वेश्चन रखता है प्रीलिम्स के, हर क्वेश्चन आपके सामने आता है और आपके ब्रेन सेल्स एक्टिव होते हैं उसका आंसर करने के लिए। वही एक एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कराई जा रही है। देखिए, एक चीज मैं आपको और भी बता देता हूँ, ज्यादा 30 सेकंड्स से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम के अंदर ना, इनपुट करते रहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन का। हम बुक भी पढ़ते हैं, हम वीडियोस भी देखते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, और ये हमारे ब्रेन में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और इस चीज के अंदर हमारी एक्सपर्टीज भी हो जाती है। लेकिन जब इसे रिकॉल करना होता है इन्फॉर्मेशन को, मतलब जब हमें इन्फॉर्मेशन को आउटपुट करना होता है, ये हम बहुत कम करते हैं। जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं वो भी एक आउटपुट का जरिया है। जब हम मॉक टेस्ट करने की बात करते हैं वो भी आउटपुट का एक जरिया है। जब हम यहाँ पे प्रीलिम्स के क्विजेस की बात करते हैं वो भी आउटपुट का एक जरिया है। किसी को कोई चीज एक्सप्लेन करना वो भी आउटपुट का एक जरिया है। बट इन सब चीजों से हम बचते हैं। हम आउटपुट से तो बचते रहते हैं, लेकिन इनपुट, नई नई बुक्स खरीद के, नए नए वीडियोस देखकर हम इनपुट करते जाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्या चीजें इनपुट करनी होती है, आउटपुट करनी होती है?
एग्जाम के अंदर तो दिमाग से चीजें आउटपुट करके आपको आंसर राइटिंग लिखनी भी होती है, और मॉक या फिर कहें कि प्रीलिम्स के टेस्ट के अंदर आपको आंसर देना भी होता है। तो एग्जाम के अंदर आउटपुट ज्यादा काम आता है, इनपुट जो है प्रिपरेशन के टाइम पे करें, लेकिन आउटपुट को इग्नोर ना करें। चलिए, तो अभी देखेंगे कि आप कितने जल्दी अपने आउटपुट को यहां पर एक्टिवेट करते जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। चलिए, तो हमने इंडियन एलिफेंट के बारे में देखा था। जल्दी से मुझे आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से इनका स्टेटस बता दे, क्या स्टेटस था इनका, जल्दी से बताएं। यस, एंडेंजर्ड इज द स्टेटस। और अभी रिसेंटली न्यूज थी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, इस वजह से इनका जिक्र किया हुआ था। और 1930 के कंपैरिजन में पूछा जाए तो क्या पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, बताएं। डिक्रीज हुई है तो कितनी हुई है? यस, 50% डिक्लाइन जो है वो यहां पर देखा गया है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रेंजेस, जहां पे मैंने आपको अफ्रीका और एशिया एलिफेंट कहां कहां पाए जाते हैं ये बताया था। ई सेवा केंद्र के अंदर, क्या ये हाई कोर्ट के अंदर होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होता है, जल्दी से बताएं। यस, ई सेवा केंद्र जो है लीगल हेल्प देने के लिए होता है लिटिगेंट्स को और एडवोकेट्स को। हाई कोर्ट के अंदर होने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी, ईच स्टेट के अंदर जो वन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वहां पर ये बनाए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जल्दी से बताएं। चलिए, मैंने आपको यहाँ पे एक ग्राफिक दिखाया था और कहा था कि जो सेंटर का कंट्रीब्यूशन है वो 5 गुना बढ़ने वाला है। इवन स्टेट का भी और यूटीज का भी इसके अंदर रोल रहता है। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर में पूरा का पूरा जो अनुदान होता है वो सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा आता है, बट यहाँ पे राज्य सरकार और यूटीज का भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। यहाँ पे बेसिक पर्पस, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जल्दी से बताएं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, जल्दी से बताएं। देखिए, पोस्ट मैट्रिक है मतलब हायर एजुकेशन की बात करी जा रही है, शेड्यूल कास्ट है मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करी जा रही है। तो वहां पर जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाने के लिए यहां पर एफर्ट्स किए जाते हैं। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप। मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जियो टैगिंग करी जाएगी। मिनिस्ट्री का नाम मुझे जल्दी से बता दें जिसने इसको लॉन्च किया है। इसमें जो आपकी इनसैनिटरी टॉयलेट्स होते हैं, मैनुअल स्क्वेंजिंग जो होती है, इस चीज का जियो टैगिंग किया जाएगा। और जब आप एज एन एडीसी या फिर एज एन एसडीएम जाते हैं, डिपेंड करता है किस स्टेट के अंदर आप जा रहे हैं, तो वहां पर आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इस तरीके की नोवल चीजों के बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, सो दैट जो आपके डीसी होंगे या फिर आपके जो डीएम होंगे उनको आप ये चीजें सजेस्ट कर पाए कि देखिए सर, ये भी एक नई चीज है, इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे मैनुअल स्क्वेंजिंग को और जो इनसैनिटरी टॉयलेट्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। तो इस तरीके के जो डायनामिक ऑफिसर्स होते हैं वो काफी जल्दी जो है अच्छे रिजल्ट्स जो होते हैं वो देश के लिए प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर शाहीन 9th के बारे में देखा था। देखिए, नाम में ही 9 है, तो वैसे भी ये 9 इन द सीरीज होनी ही थी। ईच ईयर करी जाती है, और किस किस के बीच में करी जाती है ये मुझे जल्दी से बता दे। 2 कंट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है यहाँ पर? यस, यहाँ पर जो 2 कंट्रीज इन्वॉल्व थी वो है पाकिस्तान एंड चाइना, और दोनों की एयर फोर्सेस। चलिए, सोकार बेसिन में सोकार का लिटरल मीनिंग क्या है वो मुझे जल्दी से बताएं। क्या मतलब है सोकार का? यस, इसका मतलब था व्हाइट लेक। चलिए, और अभी न्यूज में क्यों थी? सोकार बेसिन जो है हाई एल्टीट्यूड पे अवेलेबल है, और रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है किसके अंदर? रामसर साइट के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लद्दाख के अंदर लोकेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 3D प्रिंटिंग से बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं, जल्दी से 1-2 एग्जाम्पल दे जो जो चीजें 3D प्रिंटिंग से हम बना सकते हैं। यस, यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज के अंदर हमने डिस्कस किया था, कुंभ मेला शामिल है। और अभी किसको ऐड किया गया, जल्दी से बताएं। सिंगापुर का क्या ऐड किया गया? स्ट्रीट हॉकर कल्चर जो है इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। जोमी ट्राइब कहां पे मिलती है, जल्दी से बताएं। यस, मणिपुर के अंदर। देन लास्ट में अंटार्कटिका, पोलर बेयर कहां मिलते हैं? आर्कटिक के अंदर या अंटार्कटिक के अंदर? यस, यहाँ पे कोरोना वायरस के जो कुछ केसेस थे वो पाए गए हैं, तभी इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, हमारी जो रिवीजन है वो भी कंप्लीट होती है। आप मुझे प्रीलिम्स का जो आपका आंसर करना होता है कमेंट सेक्शन के अंदर, यूट्यूब के अंदर, उसका आंसर करिएगा। किलाउ वोल्केनो जो है ये कहाँ पे लोकेट करता है, इसकी लोकेशन मुझे बताइएगा। और अब करते हैं हम मेंस के बारे में डिस्कशन। चलिए, मेंस का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, मेनी एथनिक कम्युनिटीज आर डिमांडिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेड जोन ऑन द लाइंस ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल अंडर द 6th शेड्यूल। क्या आपको लगता है कि एक वैलिड डिमांड है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। आपको कमेंट करना है और एक बैलेंस्ड आंसर लिखने की कोशिश करनी है। एनसीईआरटी के जो वीडियोस हैं वो आपको दूसरा जो चैनल है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी एनसीईआरटी के वीडियोस आने वाले हैं और जो अभी तक आ चुके हैं वो इसी चैनल पे आपको दिए गए हैं। लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था सुनीति तिवारी ने उसका करेक्ट आंसर दिया है, तो सुनीति आप मुझे @prince_luthra पे बता दीजिएगा जो भी आपको पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा सो दैट यू कुड सी दैट कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। देन टेलीग्राम के ऊपर भी चाहें तो आपको जो पीडीएफ है वो 10 PM पे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुमारो विद 10 न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे।